नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी इस खास सीरीज जीके क्विज के अंतर्गत। दोस्तों, इसके अंतर्गत दो वीडियोस ऑलरेडी जा चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा क्विज है। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपने अगर दोनों वीडियो अब तक नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आज के क्विज में हम लोग 20 के जगह 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस वो हैं जो मेगा टेस्ट में बीए के जीके सेक्शन में पूछे गए थे। 30 क्वेश्चंस जो है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा जरूर, बीए के लिए सिर्फ पूछा गया है, लेकिन कोई एलएलबी का, बीए एलएलबी का या बीएड का या ऐसे पीईटी कोर्स जिसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किए जाते हैं, उसकी भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम आज ये सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को छोड़ा जाता है। तो 30 क्वेश्चन में अगर आप 23 मार्क्स ले आते हैं, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कितना आंसर सही सही दिया। अगर आप 23 प्लस या 23 लाते हैं तब तो आप सेफ जोन में हैं। अगर उसके नीचे जाते हैं, निगेटिव करते हैं और ज्यादा, तो आप जो है परेशानी में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चाहिए बिना समय बर्बाद किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आज लिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। निम्नलिखित में से कौन सा ओलिगोपोली का मूल विशेषता है। अब ओलिगोपोली क्या होता है पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा। अगर हम बीए के दृष्टि से देखें तो पहला क्वेश्चन आपको स्किप करने के लिए दिया गया था। अगर आपको पता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आपको तुक्का नहीं लगाना चाहिए था। देखिए, मार्केट जो है उसमें परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट, दो तरह के मार्केट मुख्य रूप से होते हैं। उसको जब हम डीप अध्ययन करते हैं तो दो तीन कॉमन चीजें हमें मिलती हैं, जैसे कि पहला है ओलिगोपोली, ठीक। इसी प्रकार दूसरा हमको मिलता है मोनोपोली। आपने सुना होगा इन सारे शब्द, ये सारे शब्द जो है वो बहुत फेमस शब्द हैं। और तीसरा जो है वो है डुओपोली। तो ये सब जो है अवस्था है, ठीक ना। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट होगा, ये सारे शब्द जो हैं ये ग्रीक शब्द से बने हैं। सारे जो वर्ड्स के फॉर्मेशन हुए हैं ये ग्रीक वर्ड से हुए हैं। और आपसे क्वेश्चन है कि ओलिगोपोली का मूल विशेषता क्या है। तो ओलिगोपोली के लिए देखिए, ओली का मतलब जो होता है ग्रीक में, ओल्गी का मतलब, ओल्गी, इसका मतलब होता है फ्यू, ठीक। और पोली का मतलब होता है सेलर। यानी कि फ्यू सेलर जहां पे होंगे, जहां पे कुछ विक्रेता होंगे, वो जो है ओलिगोपोली की विशेषता में आएगा। लेकिन कुछ विक्रेता के साथ साथ जो है वहां कई खरीदार भी होंगे। याद रखिएगा, कुछ विक्रेता के साथ साथ कई खरीदार भी होंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ए फ्यू सेलर्स बट मेनी बायर्स, ये जो है ओलिगोपोली की एक प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, इसमें जो है बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, बहुत ज्यादा फर्म्स नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं और इसमें गला काट प्रतियोगिता चलती है। एज फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल के जो फर्म्स हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे कार बनाने के जो फर्म्स हैं, ये सब इसमें पाए जाते हैं। ये सब ओलिगोपोली के अंतर्गत भी आ सकते हैं, क्योंकि यहां पे जब एक फर्म अपने नीतियों में परिवर्तन करेगा तो दूसरे पे भी उसका प्रभाव जो है वो निश्चित तौर पे पड़ता है, ठीक। इसके बाद देखिए हमारा मोनोपोली, नाम से बिल्कुल स्पष्ट है। मोनो मतलब होता है सिंगल और पॉली मतलब होता है सेलर। यानी कि वहां कोई कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल एक विक्रेता है और खरीदार जो है उस पर निर्भर है। ये इसका एग्जांपल है इंडियन रेलवे, उनका मोनोपोली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है इस पे मोनोपोली। ऐसा नहीं कि आपका मन करेगा तो आप भी ट्रेन चला देंगे, आपके मन के हिसाब से ट्रेन नहीं चलेगी। और तीसरा जो मैंने आपको बताया वो है डुओपोली। देखिए, नाम से स्पष्ट है, जहां पे दो विक्रेता होंगे वो होगा डुओपोली। खैर, ये क्वेश्चन जो था आपके स्किप करने के लिए दिया गया था। अगर आपने सही बनाया है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर निगेटिव लिया है तब तो आप वही किए जो हम चाहते थे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। किस भारतीय राज्य में कपास कपड़ा मिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो बिल्कुल सरल इसका उत्तर जो है महाराष्ट्र है, लेकिन कई लोग कंफ्यूज है को इसमें गुजरात भी लगाते हैं। तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, ये सभी को बनाना चाहिए था। चलिए,
तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार प्रधानमंत्री ने 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा कब की? When for the first time did the Prime Minister of India announce the 20-point economic program? तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा जो है वह 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी ने की थी। इंदिरा गांधी जी ने, ठीक। अब ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। तो जिन लोगों ने पिछला टेस्ट देखा होगा, क्विज, उन्होंने एग्जाम में सही उत्तर लगाया होगा और ये बहुत सरल क्वेश्चन भी है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वो थी? यानी कि कौन से पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से उस योजना को बनाया था? तो इसका उत्तर है पंचवर्षीय योजना 1975 तो पिछले प्रश्न का उत्तर था। तो इसका 5th प्लान है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स के माध्यम से समझा दे रहा हूं। आप इस तरह से प्लान को पढ़िएगा। आप एक तरफ लिख लीजिएगा अपना ये जैसे फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, इस तरीके से। उसके बाद ये देखिएगा कि ये प्लान कब से कब तक चला है। तो पहला प्लान जो इंडिया में था वो 1951 से 56 तक चला और दूसरा प्लान जो है वो 56 से 61 तक चला। पंचवर्षीय योजना है तो 5 वर्षों की योजना होगी, ठीक। पहले प्लान में जो है हम लोगों ने जो एम रखा था वो रखा था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक। ये कृषि विकास से संबंधित था। जबकि दूसरे प्लान में हमने जो एम रखा था वो रखा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसी तरीके से आपको सभी पंचवर्षीय प्लान नेक्स्ट जितने आएंगे नेक्स्ट वो आपको तैयार करना है। साथ ही अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलता है, जैसे कि सेकंड प्लान को जो था वो पीसी महालनोबिस प्लान भी कहा जाता था, पीसी महालनोबिस प्लान। तो इस तरह के कुछ पॉइंट जो है आप अपने प्लान्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि प्लान्स से क्वेश्चंस हमेशा बीएचयू ने पूछा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्टर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप पलट के देखेंगे तो आपके इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। तो आप प्लान को पूरा तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया कि कैसे इसको पूरा तैयार करना है। बहुत डीप नहीं पढ़ना है, जितनी बातें बताएं उतनी पढ़ लेंगे तो आपके एंट्रेंस के पर्पज से वो जो है आपका काम पूरा हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि सेंसस इन इंडिया इज बीइंग हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी, यानी कितने वर्षों के बाद जो है, एवरी के बाद डॉट डॉट कर दिया गया है नीचे ऑप्शन के हिसाब से, कितने प्रति वर्षों के बाद भारत में जनसंख्या की गणना जो है वो होती है? तो इसका उत्तर कोई भी व्यक्ति बहुत सिंपल क्वेश्चन 10 वर्ष बता सकता है। अब थोड़ी सी जानकारी आप सेंसस के हिस्ट्री से जान लीजिए। भारत में फर्स्ट टाइम जो जनगणना की बात होती है वो 1872 में होती है और उस समय कौन होते हैं भारत के वायसराय? भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड मेयो, ठीक, लॉर्ड मेयो। उसके बाद 1881 में नियमित रूप से जनसंख्या ये जो है हमारे हैबिट में आ गई कि पर 10 साल के बाद ये तय कर लिया गया 1881 में कि अब आफ्टर एवरी 10 इयर्स हम लोग जो है जनसंख्या की गणना करेंगे। तो ये था आपका सेंसस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब एक जानकारी यहां और कि सेंसस का जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता जो है वो कहते हैं कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स, ठीक। ये आप याद कर लेंगे कि जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता जो है वो किसे कहा जाता है। अगर हम जनसंख्या शब्द की बात करें तो जनसंख्या शब्द का उल्लेख जो है सबसे पहले हमारे प्राचीन किताब अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र से आप परिचित होंगे। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, ठीक। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि डेमोग्राफिक डिवीजन ईयर जो है भारत में, डेमोग्राफिक डिवीजन ईयर यानी कि जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष, हिंदी में लिख लीजिएगा जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष, ये माना जाता है 1921 को। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसस से और ये भी बार बार पूछा जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस इन 2011 विच सिटी इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या है?
तो इसमें सिंपल ऑप्शन मुंबई। थोड़ा सा दिल्ली के साथ आप कंफ्यूज हो सकते थे अगर नहीं पढ़े होते तो, लेकिन मुंबई जो इसका सही जवाब है। और दो ऑप्शन तो आप आसानी से इलिमिनेट कर सकते थे, चेन्नई और कोलकाता। अब 2011 से सेंसस से क्वेश्चन देने का मतलब ये था कि आप 2011 के सेंसस को थोड़ा सा अध्ययन करिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उसके बारे में है उसको जरूर देख लीजिएगा। हम लोगों ने काफी सरल दिया, हो सकता है बीएचयू थोड़ा टफ कर दे लेवल को। 7वां नंबर हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप? निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? अब देखिए, क्रॉप चैप्टर से आपको हमेशा प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, तो इसका उत्तर सिंपल है बाजरा। इसके अतिरिक्त जो आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, व्हीट, मस्टर्ड और बार्ली, ये तीनों जो हैं ये रबी क्रॉप आता है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्रॉप चैप्टर के बारे में यहां से ब्रीफ कर दूं, आप डिटेल में पढ़िएगा। अब देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाता है खरीफ से, साथ ही रबी से, और उसके बाद नकदी से, और एक और ऑप्शन आता है, ये होता है जायद फसल। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन सब के बारे में बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, खरीफ क्रॉप जो है ये पूछा, ये तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि कब बोया जाता है। तो खरीफ जो है बोया जाता है जून जुलाई में, ठीक, जून जुलाई में। और ये कब कटाई होती है इसकी, कब काटा जाता है फसल हमारा, ये तैयार कब होता है? तो ये हमारा तैयार होता है नवंबर दिसंबर में, ठीक। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो सीधा अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ये सब आप अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, ज्वार, मक्का, ये सब जो है हमारे क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं। अगर हम रबी की बात करें, आप देखिए, अब ये मत बोलिएगा कि सर आप अरहर का हमको इंग्लिश बताइए, गन्ना का शुगर केन बताइए, धान का राइस बताइए, ये सब चीज पॉसिबल नहीं है। अब आपको 5 फल 5 सब्जी ये सब हम यहाँ पे नहीं सिखाने वाले हैं, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सी मैनेज जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक। टर्मोलॉजी जितने आएंगे वो मैं फुल्ली बाइलिंगुअल कर दूंगा, लेकिन हर एक चीज को बाइलिंगुअल कर पाना, अगर किसी चीज को मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो कोई जरूरी नहीं कि उसको हमेशा हिंदी में बोलूं, और जो हिंदी में बोलता हूँ उसको हमेशा इंग्लिश में ही बोलूं, ठीक। रबी क्रॉप के बारे में बता देता हूँ, बोना को सो कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो रबी क्रॉप कब बोया जाता है? तो रबी क्रॉप बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, ये आप लिख लेंगे अच्छे से। और इसकी जो कटाई होती है ये पूरा हो जाता है हमारा मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, ठीक। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आलू, जौ, सरसों, चना, गेहूं। आलू, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर, ये सब जो है क्या है, रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद एक हमारा आता है नकदी। नकदी यानी कि वैसे क्रॉप्स जिनको कि कॉमर्शियल यूज के लिए हम लोग बोलते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स भी इसको कहते हैं, ठीक ना। तो नकदी क्रॉप में आता है आपका कपास, गन्ना, कपास, गन्ना, ठीक। देखिए, गन्ना खरीफ में भी है, कपास ये नकदी में भी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों में कैसे होगा, ये दोनों डिवीजन जो है वो अलग अलग है। नकदी क्रॉप में आपका कपास आ गया, गन्ना आ गया, गन्ना के बाद आपका जूट आ जाएगा, जूट के बाद आपका तंबाकू आ जाएगा, ठीक। ये सब जो है हमारे नकदी क्रॉप्स हैं। उसके बाद आता है जायद क्रॉप्स। तो जायद क्रॉप्स जो है ये कब बोया जाता है? ये बोया जाता है आपका मई जून में, ठीक ना, मई जून में। और इसकी कटाई कब होती है? कटाई होती है जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में, ठीक। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो है तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूज, ककड़ी, ये सब टाइप के जो है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, राई, सब अभी का फसल है ये सब, मूंग, उड़द, ये सारे फसल क्या है, जायद क्रॉप्स हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। हमारा 8वां क्वेश्चन कहता है, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? अब इसमें देखिए, इसका जो सबसे अच्छा संकेतक होता है वो होता है इट्स पर कैपिटा इनकम। लेकिन मान लीजिए अगर ये आप ऑप्शन नहीं भी जान रहे हैं तो 50-50 क्वेश्चन होता है आपके लिए। एग्रीकल्चर को तो आंख बंद करके काटिए,
ट्रांसपोर्ट को भी आप आंख बंद करके काटिए, क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, समग्र रूप से डेवलपमेंट के लिए हर चीज देखी जाती है, लेकिन आप जब आज के आधुनिक पैमाने की बात करते हैं तो उसमें आपका जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इन सब की वैल्यू जो है अधिक बढ़ी हुई है। तो इसका सही आंसर जो है वो है पर कैपिटा इनकम। ठीक, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का अस्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, वेयर इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड, कहाँ है दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री जो है वो है अंटार्कटिका में। ऑप्शन सी हमारा सही है, अंटार्कटिका। लेकिन इसके साथ आप कुछ और जान लीजिए, अंटार्कटिका ये जो हमारा दक्षिण गंगोत्री के साथ दो और रिसर्च स्टेशन हमारे वर्क कर रहे हैं। एक का नाम है भारती, ये बाद में गया है, ठीक, ये थर्ड रिसर्च स्टेशन है, और एक हमारा मैत्री जो है वो भी वहां वर्क कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत के तो जो है रिसर्च स्टेशन और कौन कौन से दक्षिण गंगोत्री में है, तो है भारती, मैत्री, या यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री का नाम हटा के आपको भारती का नाम दे देगा, मैत्री का नाम दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। अंटार्कटिका में क्या कर रहे हैं ये लोग? जीवन की खोज में लगे हुए हैं कि कब जो है यहाँ पे भी हम लोग जीवन के लिए आशाएं ढूंढ निकालें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन कहता है विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ इंडिया, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। लेकिन प्रश्न अगर ये पूछ दिया किस देश को कहा जाता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस देश को चीनी का कटोरा जो है वो कहा जाता है। आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स जो है इस 30 क्वेश्चन में आ रहे हैं। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है कि विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, मतलब कि भारत में सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह है टिहरी बांध। ठीक, टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ है? ये टिहरी डैम जो है ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और ये बांध जो है आपका भागीरथी, भागीरथी और भील भीलांगना नदी, भीलांगना नदी पे, ठीक ना, इस दोनों नदी के जो संगम है उस पे बना है। भागीरथी कौन है? भागीरथी नदी जो है ये आपके गंगा का ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी। ठीक, गंगा की ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है, इसी पे जो है ये बना है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा हो गया टिहरी, जो कि उत्तराखंड में है। अब इस सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन जरूर करिएगा कि भाखड़ा बांध जो है वो कहाँ है, नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ है, और हीराकुंड बांध ये कहाँ है, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट वेयर इज गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड, निम्न में से कौन सा तट, मन्नार की खाड़ी जो है, अच्छा ट्रांसलेशन में कुछ दिक्कत आ गई है, आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य से, ये तट नहीं होगा, किस राज्य में जो है मन्नार की खाड़ी जो है स्थित है। ठीक, तो मन्नार की खाड़ी जो हमारी स्थित है वो कहाँ स्थित है बताइए? मन्नार की खाड़ी स्थित है तमिलनाडु में, ठीक ना। और मन्नार की खाड़ी ही भारत और श्रीलंका को अलग करती है, भारत और श्रीलंका को, ध्यान दीजिएगा, ये जो है अलग करती है मन्नार की खाड़ी, और लिंक भी करती है, जो अलग करता है वही जोड़ता भी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि सह्याद्री का पारंपरिक निम्नलिखित में कौन सा है? सह्याद्री का नाम जो ट्रेडिशनल नेम है वो कौन सा है? तो सह्याद्री का ट्रेडिशनल नेम जो है वो है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी रखा है, यूनेस्को। ठीक, आपको बताना है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है। ठीक, इसके बाद आप ये जान लीजिए कि वेस्टर्न घाट जो है किस किस स्टेट्स में है। तो वेस्टर्न घाट आपका है केरला में, उसके बाद तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में, कर्नाटका में, कर्नाटका के बाद गोवा में, गोवा के बाद महाराष्ट्र में, ये सभी जगह, और गुजरात में, ये वेस्टर्न घाट हमारा है। अब जब वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, यहाँ की जो हाईएस्ट पीक हमारी है वह है अन्नामुड़ी पीक, ठीक ना, हाईएस्ट पीक जो है वह है अन्नामुड़ी पीक। अब जब वेस्टर्न की बात की तो थोड़ा ईस्टर्न के बारे में भी जान ले। तो ईस्टर्न घाट जो है वो पाया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में।
ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि घाट से क्वेश्चन रिलेटेड जो है, पहाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी आप अच्छे से अध्ययन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 कहता है कि बुंडला फॉल्स निम्न में से किस राज्य में है? बुंडला फॉल इज लोकेटेड वेयर? सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश मारिए और निकलिए। फॉल्स के बारे में अध्ययन आपने किया होगा पहले भी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीप का सबसे बड़ा बेसिन है? भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र का सबसे बड़ा बेसिन है। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, गोदावरी, कोई भी मार देगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है कि द लूनी रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? लूनी जो है किस क्षेत्र से बह रही है? तो लूनी जो है वह बहती है राजस्थान के क्षेत्र से। ये हमारा राजस्थान होगा। अब राजस्थान में ही एक डेजर्ट भी है। राजस्थान में एक डेजर्ट भी है जिसको कहते हैं थार डेजर्ट, इंडिया का थार डेजर्ट। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, हालांकि बहुत सरल है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी लोग। थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान से संबंधित है। और राजस्थान की एक और प्रमुख नदी चंबल भी है, चंबल। अब चंबल मैंने राजस्थान की भी प्रमुख बोली है, इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान की ही प्रमुख है। चंबल जो आपका मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी आकर यमुना को ज्वाइन करता है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर तो चंबल बता दिए राजस्थान में, गलत नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस नदी का देश में सबसे अधिक प्रतिपूरक भूजल संसाधन है? यानी कि रिप्लेनेसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है वो सबसे ज्यादा किसका है? तो ये हमारा है गंगा का। 17 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज अनदर नेम्ड कॉल्ड ब्राउन डायमंड? ब्राउन डायमंड के नाम से जो है वो कौन जाना जाता है? भूरा हीरा। ये जाना जाता है हमारा लिग्नाइट। ऑप्शन सी सही है। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट खनिजों के जो उपनाम है, किसको भूरा हीरा कहा जाता है, किसको काला कहा जाता है, किसको लाल पीला कहा जाता है, ये सब आप पढ़िएगा, डिटेल में इसको अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम एक ही तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं बार बार बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 का हमारा क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा के सही गैर नवीकरणीय स्रोत, करेक्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब आपकी समझ होनी चाहिए कि क्या रिन्यूएबल होता है, क्या नॉन रिन्यूएबल होता है। तो रिन्यूएबल मतलब क्या कहते हैं? जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकें। तो सोलर एनर्जी क्या है? बार बार यूज कर सकते हैं। ऐसा था नहीं कि सूर्य के धूप को आप खा जाएंगे, बार बार यूज कर सकते हो इसको। विंड पावर को, इसको भी बार बार यूज कर सकते हैं, ये सब खत्म होने वाला है ही नहीं। और हाइडल एनर्जी को जो है वो भी वाटर एनर्जी यानी कि हाइड्रो, वाटर से संबंधित, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब थर्मल एनर्जी इसमें ऑप्शन में है, तो क्या है ये? रिन्यूएबल होगा ये? ऐसा है कि आप कोयला को जलाकर उसको फिर से जलाने का प्रयास करेंगे? नहीं संभव है। तो ये हमारा सही आंसर है इसका। ये सब गलत है। अब यहाँ गलत टिक किया तो इसको गलत समझ लेंगे कुछ लोग बिना वीडियो देखे ही। ठीक ना, तो थर्मल एनर्जी है जो है वो हमारा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंदिरा गांधी कैनल? अब इंदिरा गांधी कैनल की जब हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में यह आ जाना चाहिए कि इंदिरा गांधी कैनल जो है वह भारत की सबसे लार्जेस्ट कैनल है, लार्जेस्ट कैनल। ठीक, और ये राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित। तो क्या हमको राजस्थान में किस चीज का जरूरत है? वो तो मरुस्थल भूमि है, तो वहां पे क्या हम लोग पर्यावरण के विकास कर रहे हैं, परिवहन का विकास कर रहे हैं, या भूमि का औपनिवेशीकरण कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं ये सब। तो ये सब आंसर तो ऑटोमेटिक छट जाएगा। अगर नहीं भी आप पढ़े हैं तो ये सब आप छांट सकते हैं। वहां हम लोग कृषि विकास पे काम कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी कैनल का क्या होगा? कृषि विकास से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये करंट अफेयर से ले लिया गया है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार विदेशों में रहने वाले प्रवासियों की संख्या किस देश से सबसे ज्यादा संबंधित है? यानी किस देश के जो है नागरिक दूसरे देशों में जाके रहते हैं? तो ये तो एकदम बिल्कुल सरल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। जापान जनसंख्या कितना आपको पता ही है, मैक्सिको जनसंख्या कितना ये भी आपको पता है। हाँ, चीन में है जनसंख्या और भारत में है, तो चीन तो चीन में, चीनी तो चीन में ही रह रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। भारत के नागरिक जो है सबसे ज्यादा विश्व में हैं दूसरे देशों में, तो इसका सही उत्तर होगा भारत। नहीं भी आप पढ़े होते हैं, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करते हैं, आप क्वेश्चंस को बना जाते हैं और गलत भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 कहता है कि 26 नवंबर 2019 को लोकसभा में एक ये बिल आया। 26 नवंबर 2019 को
एक बिल आया दो केंद्र शासित प्रदेशों के विलय का, तो वो बिल जो है किस दो प्रदेशों से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो है हमारा, 22 का आंसर जो हमारा है वो है दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप। ये दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप से संबंधित है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020, इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 63rd रैंक है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि रैंक 1 जो है वो न्यूजीलैंड लगातार 2-3 वर्षों से बना हुआ है, और रैंक 2 पे सिंगापुर। रैंक 2 पे क्या है? R2 और R1, ये है सिंगापुर। इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर देते तो आपको बहुत नुकसान नहीं होता। अगर जानते थे तो ठीक है, नहीं जानते थे तो स्किप करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 24, which state has topped the list of crime against women as per latest report released by NCRB? NCRB क्या है भैया? NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, लिख लेंगे। NCRB क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक ना? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी। आपको कुंदन सर ने ये पढ़ाया था। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध की सूची सबसे, अपराध यानी सबसे ज्यादा हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन कहता है व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? यह भी काफी चर्चा में क्वेश्चन रहा है। 2014 से हम लोग नेशनल यूनिटी डे मना रहे हैं। तो ये होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल का, और वो क्या है? 31 अक्टूबर 2014 से हम लोग इसको मना रहे हैं। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के बर्थडे एनिवर्सरी पे, सॉरी बर्थडे एनिवर्सरी पे। हाँ, और आपको बता दें कि सरदार पटेल से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सरदार को, पटेल जी को यानी कि सरदार की उपाधि जो है वो किसने दी? तो ये दिया था वारदोली के वुमेन्स ने, बारदोली के महिलाओं ने, ठीक ना? सरदार उनको बारदोली के महिलाओं ने ही पुकारा था। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने फतवे को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने फतवे को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना जो है वो 2000 में हुई थी। नैनीताल में है ये, नैनीताल। अब आपको बताना है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है कि नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट फॉर टीचर्स एडुकेशन। टीचर्स एडुकेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो टीचर्स एडुकेशन के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम है दीक्षा। ये कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन था, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। तो दीक्षा पोर्टल टीचर्स एडुकेशन के लिए लॉन्च किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये काफी सरल क्वेश्चन सबको बनाना चाहिए था। ये 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हाल ही में गुजरा भी है। सब लोगों ने स्टेटस पे भी लगाया था मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, काफी फोटो वगैरह चर्चा में आया था। तो एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि अटल टिंकरिंग लैब्स को अधिकतम करने के लिए नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। नेम द कैंपेन लॉन्च्ड बाय अटल टिंकरिंग आयोग टू मैक्सिमाइज द इंपैक्ट ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। नीति आयोग के द्वारा जो है अटल टिंकरिंग के लैब्स को बढ़ाने के लिए जो है कौन सा अभियान चलाया गया है? तो उसके लिए जो अभियान चलाया गया उसका नाम है मेंटर इंडिया प्रोग्राम, ठीक ना? मेंटर इंडिया प्रोग्राम। अब यहाँ पे नीति आयोग का नाम आ गया, तो नीति आयोग का जब नाम आ गया तो नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनना चाहिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नीति का, उसमें नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक ना? ये आप अच्छे से याद करेंगे। ये मैंने आपको कई बार बताया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है कई बार मैंने आपको बताया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। और इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो होते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी कौन है वो? अभी हैं श्री नरेंद्र मोदी, ठीक। और इसके जो सीईओ हैं वो है आईएएस अधिकारी अमिताभ कांत, सीईओ अमिताभ कांत। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद हमारा
अंतिम क्वेश्चन आता है, वह है भारत के पहले विदेश भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो भारत के पहले विदेश भवन का उद्घाटन 2017 में हुआ था और यह हुआ था मुंबई में। ऑप्शन ए इसका सही है। सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में ये सारी योजनाएं लाई गई थी और सुषमा स्वराज जी को, विदेश मंत्री को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने विदेश मंत्रालय को, जो है जो फॉरेन मिनिस्ट्री हमारा है, उसको आम जनता से जोड़ दिया। ठीक, तो ये कुछ 30 क्वेश्चंस थे। आप मुझे फेसबुक और ट्विटर दोनों जगह, ट्विटर पे @सूरज और फेसबुक पे hello.suraj121 पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन था जिसको कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मैंने ये भी बताया कि कितने क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए थे, किनको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम में बनाने के लिए नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको निगेटिव मार्क्स लेने के लिए। अगर आप 23 प्लस जा रहे हैं, 23 प्लस जाने वाले तो 27, 28, 29 भी चले जाएंगे, तो 23 प्लस जा रहे हैं तो सेफ जोन में है, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। और उससे अगर आप कम बना रहे हैं तो निश्चित ही आपके लिए चिंता की बात है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि अगले 30 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से संबंधित हैं, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हैं और जियोग्राफी से संबंधित हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और फिर अपने एंट्रेंस की तैयारी और सुदृढ़ करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्ती से रहिए, मन लगा के पढ़िए।